युद्ध का विकल्प ही बचा था पुतिन के पास। रूस को दुनिया के सामने तनकर खड़ा रखने के लिए जरूरी था पुतिन का यह फैसला। अमेरिका चाहता था रूस को निकल जाना, यूक्रेन को बनाया था मोहरा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। यूक्रेन पर रूस का हमला अब दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है और ये युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। इस युद्ध के इतना लंबा खींचने से दुनिया तो हैरत में है ही, व्लादिमीर पुतिन के फैसले पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर रूस जैसी महाशक्ति के लिए यूक्रेन पर हमला करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस युद्ध में उसे क्या हासिल होगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जानकारों में इस युद्ध के औचित्य को लेकर मतभेद हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि यूक्रेन पर रूसी हमला क्यों जरूरी था और खुद पुतिन के लिए ये फैसला क्यों अपरिहार्य था। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की पृष्ठभूमि में पुतिन के इस फैसले के औचित्य की पड़ताल करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। अपने देश और देशवासियों की रक्षा देशभक्ति ही कहलाती है। शायद रूस के भक्त पुतिन के पास अब युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा था। ये कथन आज के संदर्भ में विवादित हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। इस कथन की सच्चाई प्रमाणित करने के लिए इतिहास को टटोलना होगा और सोवियत संघ की स्थापना के आईने में झांकना होगा। सोवियत संघ विश्व का पहला साम्यवादी देश था। ये रूस में गृह युद्ध के बाद स्थापित किया गया था, जो 1917 से 1921 तक चला। सोवियत संघ 1917 में बना था, जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी और जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से बेदखल कर रूसी साम्राज्य को स्थापित कर दिया गया था। अप्रैल 1917 में लेनिन और अन्य क्रांतिकारी जर्मनी से रूस लौटे। 1922 में लेनिन के नेतृत्व में दूर दराज से राज्यों को रूस में मिलाया गया और आधिकारिक रूप से सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख थे व्लादिमीर लेनिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति ने दुनिया को एक ऐसा नेता दिया जिसने मजदूरों किसानों की ताकत के दम पर एक राजा से सत्ता छीन ली और सर्वहारा वर्ग का राज स्थापित किया। लेनिन ने अपने देश की जनता को समतामूलक समाज का सपना दिखाया, एक ऐसा समाज जहां कोई निजी जायदाद नहीं होनी थी, जहां सबके कल्याण की जिम्मेदारी शासन की होनी थी, जहां समाज के सबसे निचले तबके का हक और हुकूक सुरक्षित था। एक वर्गहीन समाज की नींव लेनिन ने रखने की कोशिश की थी। लेनिन की ये साम्यवादी क्रांति समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी, वही समाजवाद जिसका सपना तत्कालीन पराधीन भारत में गांधी और नेहरू देखा करते थे। 1917 में रूस में जारशाही खत्म हो तो गई, लेकिन राज्य में अस्थिरता जारी रही। 1918 से 1922 तक रूस गृह युद्ध की चपेट में रहा। 1918 में बोल्शेविक पार्टी ने अपना नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख लिया। रूस में जो राजनीतिक सिस्टम विकसित हो रहा था, उसके केंद्र में ये पार्टी थी। यहाँ किसी दूसरे राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। रूस में रेड बनाम व्हाइट की लड़ाई हुई। रेड बोल्शेविक थे, जबकि व्हाइट वो थे जो बोल्शेविक का विरोध कर रहे थे। आखिरकार 1922 में लेनिन की लाल सेना ने रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक के नेतृत्व में इन विद्रोहों को कुचल दिया। दूरदर्शी लेनिन ने यूक्रेन, बेलारूस और कॉकस क्षेत्र के दूर दराज के राज्यों का विलय रूस में करवाया और 30 दिसंबर 1922 को यूएसएसआर की स्थापना की। इस सोवियत संघ में 15 गणतांत्रिक राज्य थे। ये देश थे रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, अर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया। कैसे एक ही रात में बिखर गया यूएसएसआर। सोवियत संघ 15 गणतांत्रिक गुटों का समूह था, जो एक रात में ही टूटकर बिखर गया था। रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, अर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया सोवियत संघ का हिस्सा थे।
सोवियत संघ कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोवियत संघ में कम से कम 100 राष्ट्रीयताओं के लोग रहते थे और उनके पास पृथ्वी का छठा हिस्सा था। इसकी चौहद्दी बाल्टिक और काला सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैली थी। लेनिन की मृत्यु के बाद रूस की सत्ता संभाली जोसेफ स्टालिन ने। जार की तानाशाही से अलग होकर सोवियत संघ ने वैसी व्यवस्था की राह पकड़ ली जहां कहने के लिए तो बराबरी का बोलबाला होना था, लेकिन यूएसएसआर में आखिरकार स्थापना तानाशाही की ही हुई। सोवियत संघ की जनता स्टालिन की तानाशाही से तो परेशान थी, इसके साथ ही नौकरशाही की वजह से भी जनता त्रस्त थी। तानाशाह स्टालिन की क्रूरता की कहानियां रूह कपा देने वाली थी। उसने लाखों लोगों को मरवा दिया, लाखों लोग अकाल से मर गए, लेकिन स्टालिन रूसी राष्ट्रवाद की दुहाई देकर अपनी नीतियों पर अमल करता रहा। जिस बदलाव और क्रांति का सुनहरा स्वप्न लोगों ने देखा, वे स्टालिन के बनाए गुलग में दम तोड़ रहे थे। साम्यवादी नीतियों का विरोध करना महापाप था। ऐसे लोग को गुलग में जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। हालांकि स्टालिन ने अपने नेतृत्व में दूसरे विश्व युद्ध में रूस को जीत दिलाकर प्रशंसकों का एक बड़ा वर्ग भी तैयार कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही 1945 में शीत युद्ध शुरू हो चुका था और यूएसएसआर की नीतियां अमेरिका के जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन पर बनती थी। दोनों देशों के बीच इकोनॉमी, साइंस, मिलिट्री पावर, स्पेस, स्पोर्ट्स में आगे निकलने की होड़ मची थी। पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी। 20वीं सदी दुनिया में बेतहाशा बर्बादी लेकर आई। 2 विश्व युद्ध हुए, साम्राज्यवादी ब्रिटेन का अंत हो गया। दुनिया के नक्शे पर कई छोटे बड़े और मंझोले नए देशों का उदय हुआ। इसी कालखंड में 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने। 1931 में जन्मे गोर्बाचेव को 20वीं सदी की तबाही का भान था। वो यूएसएसआर के लिए बदलावों का एक ताजा झोंका लेकर आए। सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खराब हो रही थी। इसकी वजह से कई संकट भी जन्म ले रहे थे। अर्थव्यवस्था चरमराने की वजह से सभी सेक्टर पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ के टूटने की वजह में गोर्बाचेव के आर्थिक सुधारों और लोकतांत्रिक कदम को बड़ा कारण माना जाता है। गोर्बाचेव ने प्रतिबंधों में काफी ढील दी, लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई। इसके बाद हुआ ये कि जो लोग वर्षों से अपनी कसक दबाए बैठे थे, वे खुलकर लिखने लगे। गोर्बाचेव के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने खुद ही अपनी कब्र खोद ली थी। गोर्बाचेव उदारवादी विचारों के थे और उन्होंने तो मजदूरों को हड़ताल करने और हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार दे दिया ताकि मजदूरों का जो हक है उन्हें मिल सके। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। उन्होंने सभी चीजों में पारदर्शिता लाने की कोशिश की और कई चीजों को बदलने का काफी प्रयास किया। अखबारों से प्रतिबंध हटाया गया। इसके बाद सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, लेकिन गोर्बाचेव के ये सारे कदम उनके ही खिलाफ गए और 25 दिसंबर की रात उन्होंने इस्तीफा दे दिया। साथ ही सोवियत संघ के अलग होने वाले दस्तावेज पर साइन कर दिए। इसके बाद सोवियत संघ में शामिल सभी राष्ट्र अलग हो गए और एक ही रात में यूएसएसआर बिखर गया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने हिटलर को परास्त किया, जिसने अमेरिका के साथ शीत युद्ध किया और परमाणु होड़ में हिस्सा लिया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने वियतनाम और क्यूबा की क्रांतियों में भूमिका निभाई। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह भेजा और पहला आदमी भी। उस व्यक्ति का नाम था यूरी गागरिन। सोवियत संघ के खेल, नृत्य, सिनेमा, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में भी कदम सबसे आगे रहे। लेकिन 80 के दशक में सोवियत संघ की जीडीपी अमेरिका से लगभग आधी रह गई। शीत युद्ध में शामिल होकर यूएसएसआर ने बेतहाशा खर्च किए। मूंछों की लड़ाई में यूएसएसआर कमजोर भी होता चला गया। दुनिया पर सोवियत संघ का प्रभाव बहुत बड़ा था और आज भी उसका प्रभाव है। यूएसएसआर की स्थापना के बाद के दशकों में कम्युनिस्ट सरकारें उभरी, जो अब भी चीन, क्यूबा और उत्तर कोरिया सहित अन्य देशों में मौजूद हैं। 15 गणतांत्रिक गुटों का समूह सोवियत संघ रातों रात टूट गया था और ये इतनी बड़ी टूट थी कि आज भी कई साल बीत जाने के बाद भी इसके झटके महसूस किए जा रहे हैं। यूक्रेन पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, जो अब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला देश रूस पहले यूनियन और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर का प्रमुख गणराज्य था। इसे आमतौर पर सोवियत संघ के रूप में जाना जाता है।
1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस एक स्वतंत्र देश बन गया। तृतीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया में रूस अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक मजबूत खिलाड़ी था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शीत युद्ध में शामिल रहा। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित देश, रूस के बाद यूरोपियन महाद्वीप पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, जो उत्तर मध्य यूक्रेन में नीपर नदी पर स्थित है। यूक्रेन की आधुनिक अर्थव्यवस्था को सोवियत संघ की बड़ी अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में विकसित किया गया था। सोवियत संघ के निवेश कोष का एक छोटा हिस्सा प्राप्त करते हुए और कम निर्धारित मूल्य के साथ माल का अधिक अनुपात का उत्पादन करते हुए यूक्रेन औद्योगिक जगत के एक बड़े हिस्से का उत्पादन करने में सक्षम था। रूस यूक्रेन में कैसे पड़ी दरार? बाकी पड़ोसी देशों की तरह यूक्रेन और रूस के बीच साझी विरासत का इतिहास है, जो दोनों को जोड़ने के साथ साथ एक ढंग से अलग भी करती है। ये कहानी 9वीं सदी में मौजूदा यूक्रेन की राजधानी कीव से शुरू होती है। कीव प्रथम स्वालिक साम्राज्य की राजधानी थी। इस राज्य का गठन स्कैंडिनेवियन कबीले ने किया था, जो स्वयं को रूस कहते थे। यही महान मध्यकालीन राज्य बाद में कीवियन रूस कहलाया। रूस और यूक्रेन दोनों का जन्म इसी महान साम्राज्य से हुआ है। 12वीं सदी में मॉस्को की स्थापना हुई, तब ये शहर कीवियन रूस साम्राज्य की उत्तर पूर्वी सरहद थी। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में यूक्रेनियन स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रयू विल्सन कहते हैं, यूक्रेन को एक क्षेत्र या एक पहचान में बांधने की बजाय उलझी पहेली की तरह देखना जरूरी है। 1950 के दशक में मॉस्को ने क्रीमिया को यूक्रेन के हवाले कर दिया। ये सोवियत संघ का ही हिस्सा था। इस फैसले के बाद भी रूस से गहरे संपर्क कायम रहे और ब्लैक सी में रूस का जो बेड़ा था वो सांकेतिक रूप से इसकी पुष्टि करता था। यूक्रेन के बाद पूर्वी हिस्से में लोगों के रूस के साथ गहरे रिश्ते हैं। यहाँ रहने वाले लोग रूसी भाषा बोलते हैं और रूढ़िवादी हैं। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी देशों का प्रभाव नजर आता है। पोलैंड और हंगरी का असर यहाँ दिखता है। यहाँ रहने वाले कैथोलिक हैं जो अपनी भाषा बोलते हैं। नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1949 में 28 यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों कुल 30 के बीच बनाया गया है। गौरतलब है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो रहा था और अमेरिका सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, तब 1949 में नाटो का गठन हुआ था। शुरुआत में इस संगठन में 12 देश सदस्य थे, जिनकी संख्या अब 30 हो चुकी है। इनमें से कई देश 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद नाटो में शामिल हुए। नाटो के चार्टर में कुल 14 आर्टिकल हैं, जिनमें अनुच्छेद 5 सबसे अहम हैं। दरअसल इस नियम के तहत नाटो गारंटी देता है कि उसके किसी सदस्य पर हमला होता है तो वो अपने सामूहिक सैन्य प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय कर देगा। 1949 में नाटो के मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। लेकिन अब सदस्य देशों की संख्या 30 के करीब पहुंच गई है। इनमें अल्बेनिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक प्रतिनिधि, डेनमार्क, एस्टोनिया, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लतावनिया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो मौजूदा स्थिति के अनुसार नाटो की सेनाएं यूक्रेन की सीमाओं पर स्थायी रूप से अपनी मौजूदगी दर्ज कर लेती। वहीं रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। एस्टोनिया और लाताविया नाटो के सदस्य हैं। ये दोनों देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। यूक्रेन के नाटो का हिस्सा बनने की सूरत में रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर सकता है। ऐसे में रूस नहीं चाहता है कि नाटो का विस्तार हो। रूस चाहता है कि 1997 के बाद जो भी देश नाटो में शामिल हुए हैं, वहां से सैन्य संगठन अपनी सेनाओं और सैन्य उपकरणों को हटा ले। यदि ऐसा हुआ तो इसके दायरे में नाटो के करीब आधे देश आ जाएंगे। अब यहीं से अमेरिका और अन्य नाटो देशों का रूस के प्रति क्या नीयत है साफ झलकती है।
अमेरिका और उसके जोड़ीदार देशों की मंशा यही है कि कैसे रूस को कमजोर किया जाए। अगर रूस के आसपास के देश नाटो में शामिल हो जाएंगे, तब नाटो में शामिल बड़े देश छोटे छोटे देशों को अपना बेस बना सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का सीधा यूक्रेन को एक ही संदेश है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बने। रूस की दूसरी मांग है कि वो देश जो उसकी राजधानी से सटा है, जैसे एस्टोनिया, लतावनिया, लिथुआनिया जैसे देशों में से नाटो सेना ने जो अपना बेस बना लिया है, वो उसे खाली करे। अमेरिका ने यूरोपियन देशों में जो अपना परमाणु हथियार रखा है, उसे वो वापस ले जाए। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया था। राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन को अलग देश की मान्यता दे दी। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन बनाने के ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर दिया और लुहांस्क और डोनेस्क को अलग देश बनाने की मान्यता दे दी। साल 1994 में रूस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करने पर सहमति जताई थी, लेकिन पिछले साल ही पुतिन ने एक लंबा आर्टिकल लिखकर रूसी और यूक्रेनी लोगों को एक राष्ट्र का हिस्सा बताया था। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन का गठन कम्युनिस्ट रूस ने किया था। उनका मानना है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन ऐतिहासिक रूस के टूटने के समान था। पुतिन का तर्क ये भी है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनता है तो वो क्रीमिया पर दोबारा कब्जे की कोशिश कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति का मानना है कि पश्चिमी देशों ने 1990 में ये वादा किया था कि पूर्व की ओर नाटो 1 इंच भी विस्तार नहीं करेगा, लेकिन इस वादे को तोड़ा गया है। अक्सर देखा गया है कि यूएनओ का इस्तेमाल कर अमेरिका दूसरे देशों पर अक्सर हमला करता आया है। यूएनओ का आर्टिकल 7 कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता है, लेकिन अगर किसी देश से उसका एक हिस्सा एक छोटे राज्य के रूप में अलग होना चाहता है और वो देश उस पर अत्याचार कर रहा है, तो दूसरा देश उसकी मदद के लिए आगे आ सकता है। जैसे ही रूस ने लुहांस्क और डोनेस्क को अलग देश बनाने की मान्यता दे दी और इन दोनों देशों ने रूस के राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि हमें सैन्य मदद प्रदान कीजिए, इसी सैन्य मदद के आधार पर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसे कहा गया कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। इस तरह से यूएन के आर्टिकल 7 का उल्लंघन भी नहीं हुआ। इसी अनुच्छेद 7 का इस्तेमाल अमेरिका बार बार करता आया है। अमेरिका ने इसी अनुच्छेद का हवाला देते हुए इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, माली, लीबिया, वियतनाम, कोरिया जैसे देशों पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तहत कार्रवाई करता आया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इसी तरह की कार्रवाई अगर अमेरिका करे तो ये सही है और रूस करे तो गलत। रूस अगर यूक्रेन पर लगाम नहीं लगाएगा, तब सभी नाटो देश मिलकर रूस को कमजोर कर सकते हैं। आज यूक्रेन की जनता का दर्द पूरा विश्व महसूस कर रहा है, लेकिन अगर व्लादिमीर पुतिन ये फैसला नहीं लेते तो आने वाले दिनों में रूस को नाटो देशों के हमले का शिकार होना पड़ता। वो हमला शायद और भी भयानक होता। रूस की जनता को और भी भयानक कीमत चुकानी पड़ती। अगर किसी देश को लगता है कि उसे अपने पड़ोसी देश से खतरा है, खासकर जो कभी उसका अभिन्न हिस्सा रहा हो, उस देश को फलने फूलने में आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक रूप से सींचा हो और वही उसके दुश्मनों से जा मिले, तो आप समझ सकते हैं कि ये उस देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यही हाल रूस यूक्रेन का है। ठीक इसी प्रकार यूक्रेन रूस के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यूक्रेन के रास्ते रूस के दुश्मन देश आसानी से उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं और फिर जो तबाही होगी उसे रोकना असंभव हो जाता। व्लादिमीर पुतिन इस खतरे से अच्छी तरह से परिचित थे। वो अपने देश रूस के सच्चे देशभक्त हैं। एक सच्चा देशभक्त अपने देश और उसकी जनता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े वो चाहता है। आज भले पुतिन को लाखों कोस रहे हैं, लेकिन अगर पुतिन ये कार्रवाई नहीं करते तो शायद आने वाले दिनों में रूस के करोड़ों लोग खून के आंसू रो रहे होते। रूस यूक्रेन युद्ध का क्या परिणाम होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। क्या यहाँ से विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है, ये भी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज यूक्रेन अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। अगर यूक्रेन रूस का बुरा नहीं चाहता तो वो नाटो में कभी शामिल नहीं होता। यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य नहीं है। ऐसे में नाटो के देश सीधे तौर पर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं।
ये मदद है या उसे बलि का बकरा बनाया गया है, ये खुद यूक्रेन जाने। आज यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, यूक्रेन के शहर बर्बाद हो चुके हैं। भले ही यूक्रेन की जनता और उसकी सेना ने अपने शौर्य का चरम दिखाया है और दिखा रही है, लेकिन इस युद्ध को टाला भी जा सकता था। खुद यूक्रेन इस युद्ध को टाल सकता था। युद्ध से सिर्फ तबाही ही होती है। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं, लेकिन किसी के संयम की बार बार परीक्षा लेना ये भी सही नहीं। हर युद्ध का परिणाम तबाही ही होती है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। इसलिए युद्ध अंतिम अस्त्र ही होना चाहिए। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।